हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग डेली करते हैं, करंट के डिस्कशन के बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो NCERT बेस्ड हैं क्वेश्चन। क्लास 6 to 12 तक हम लोग क्या करेंगे, अभी तो क्लास 6 चल रहा है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे जिससे आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन होता रहेगा। और आप लोग क्या करिए, उसको पढ़ लिया करिए। जैसे कि आज कौन सा दिन है, आज है आपका थर्सडे है, तो थर्सडे को हम लोग साइंस चलाते हैं। फ्राइडे को क्या हो जाएगा, फ्राइडे को हम लोग एनवायरनमेंट चलाते हैं। सैटरडे को तो स्पेशल टॉपिक होता है। तो जो थर्सडे होता है उस दिन आप लोग क्या करिए, साइंस को थोड़ा पढ़ लिया करिए ताकि जो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं उसका आप लोग का क्या होता रहे, रिवीजन हो जाए और अच्छे से आप लोग कर सकें उसको। सेकंड क्या है, लास्ट में क्वेश्चन दिया रहेगा आपके लिए, उसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और आज का सेशन पढ़े स्किप मत करिएगा। और गाइस, इसकी जो PDF है वो लक्ष्य तक आपके साथ टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ शेयर कर दी जाएगी। और वहाँ कुछ क्वेश्चंस हम लोग शेयर करते हैं जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। जिससे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ने हैं वो भी जा करके ज्वाइन कर सकता है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय के द्वारा सीड योजना, इसको क्या करिए, स्टार लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 16 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय के द्वारा सीड योजना का शुभारंभ किया गया है। अब ये देख लेते हैं, सीड योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये देख लेते हैं पहले। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और ये कौन है, मतलब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, तो वो हैं वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो इन्होंने क्या किया है, नई दिल्ली के एक सेंटर है, कहाँ पर, नई दिल्ली में एक सेंटर है जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में DNT के लिए ये सीड जो है, सीड का मतलब आर्थिक सशक्तिकरण योजना, इसका क्या नाम है, आर्थिक सशक्तिकरण योजना। तो सीड नामक क्या किया है, एक योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल सेंटर में DNT के लिए क्या किया गया है, ये योजना स्टार्ट की गई है। अभी मैं बता रही हूँ DNT क्या है, DNT मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ, तो अभी बता रही हूँ। पहले ये आप लोग फैक्ट जान लीजिए, जो फैक्ट बता रहे हैं नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है 5 साल के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है शुरू करने का। तो 2021-22 से लेकर के ये कब तक रहेगा, 2025-26। तो 5 वर्षों की अवधि के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है, मतलब कितने रुपए खर्च किए जाने, तो 200 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने बोला। और इसका जो उद्देश्य है, सीड का उद्देश्य क्या है, तो ये है DNT NT SNT, मतलब DNT NT SNT, इसका मतलब क्या है, DNT का मतलब होता है डीनोटिफाइड, NT का मतलब नोमैडिक, और SNT का मतलब सेमी नोमैडिक, आदिवासी समुदाय हैं ये लोग, आदिवासी समुदाय। क्या मैंने बोला, DNT का मतलब डी नोटिफाइड, NT नोमैडिक एंड SNT सेमी नोमैडिक आदिवासी समुदाय। इसका उद्देश्य, सीड का उद्देश्य है कि DNT NT और SNT का क्या करना है, कल्याण करना है, जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित हैं, हाशिए पर हैं, और आर्थिक और सामाजिक रूप से ये जो समुदाय है DNT NT SNT, ये क्या है, बहुत ही सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से वंचित समुदाय हैं, हाशिए पर हैं, उपेक्षित वर्ग के लोग हैं। तो इन्हीं के लिए, इन्हीं का कल्याण करना इस योजना का उद्देश्य है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। और अगर बात करें कि, एक मिनट, इस योजना के 4 घटक हैं। इस योजना के 4 घटक क्या हैं, जैसे सीड योजना के 4 घटक हैं, कौन से 4 घटक हैं, मतलब इसमें क्या क्या ध्यान देना है,
तो ये जो मैंने DNT NT SNT बोला है कि इनका कल्याण करना है, तो इनके लिए क्या क्या करना है कि अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग। पहला क्या घटक है? अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग। अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना, ये पहला इनका क्या हो गया? घटक हो गया। सेकंड क्या है? जो DNT NT SNT हैं, इन समुदायों को क्या करना? स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। दो घटक आपके क्लियर हो गए। तीसरे घटक की बात करें तो क्या है? इनके मतलब क्या करना? आजीविका पहल को सुगम बनाना। आजीविका पहल को सुगम बनाना। आजीविका के लिए, इनके आजीविका के लिए क्या करना? काम करना, सुगम बनाना सामुदायिक स्तर पर। और फोर्थ जो घटक है इनके, वो क्या है कि ये जो समुदाय है, इनके सदस्यों को क्या करना है? घरों के निर्माण के लिए, यानी आवास के लिए, घरों के निर्माण के लिए मतलब कि आवास के लिए क्या करना है? वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वित्तीय सहायता। तो ये चारों आपको घटक याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो नई दिल्ली में मैंने अभी इंस्टीट्यूट का इंटरनेशनल मतलब जो नाम लिया मैंने सेंटर का, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, तो यहाँ पर क्या है? जो मैंने डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक्स कम्युनिटीज़ बताया, उसका जो मतलब DNTs में क्या हो गया? डी से डी नोटिफाइज डी नोटिफाइड, एन का मतलब नोमैडिक, एंड एस का मतलब क्या हो जाएगा? सेमी नोमैडिक्स कम्युनिटीज़। DNTs, डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड क्या हो जाएगा? सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़। तो इन्हीं के कल्याण के लिए ये योजना शुरू की गई है। हिंदी में कहें तो गैर अधिसूचित, डी नोटिफाइड गैर अधिसूचित, और नोमैडिक का मतलब हो जाएगा खाना बदोश, और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ का मतलब क्या हो जाएगा? अर्ध घुमंतु समुदाय। लिख दे रहे हैं इसको ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को कि क्या हो जाएगा। डी नोटिफाइड का मतलब क्या हो जाएगा? एक मिनट, गैर अधिसूचित खाना बदोश, और कौन? जो अर्ध घुमंतु समुदाय हैं, उन्हीं के लिए ये सीड योजना स्टार्ट की गई है। तो ये मतलब ये वर्ग कैसे वंचित है? तो जो DNT है, ये क्या है? आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है? वंचित समुदाय हैं। ये इनकी कई पीढ़ियों से ये क्या कर रहे हैं? बहुत ही बदहाली रूप से जीवन अपना जी रहे हैं। इनके मतलब उनकी कभी भी कोई निजी भूमि या घर का स्वामित्व तक इनकी कभी पहुंच ही नहीं रही है। क्लियर हो रहा होगा। इनका जो आवासीय उपयोग है, इनका जो आजीविका के लिए जंगल है और चराई की भूमि का इन्होंने अभी तक यूज़ किया है। तो इसी के लिए ये क्या किया गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि ये जो इन जनजातियों के लिए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि DNTs, तो DNT के लिए क्या किया गया? इनके लिए जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने क्या किया है? गैर अधिसूचित, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। तो इस राष्ट्रीय आयोग का नाम ही ये है क्या? अभी जो मैंने बोला, गैर अधिसूचित, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसका गठन किया। किसने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। किसका गठन किया? फिर से बता रही हूँ, गैर अधिसूचित, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, और इसका निर्णय लिया गया। और इसका जो गठन होगा, जो मैंने अभी बताया राष्ट्रीय आयोग करके जो बताया, उसका गठन जो होगा वो भीकू का है। भीकू रामजी इदाते की अध्यक्षता में, इन्हीं की अध्यक्षता में उस आयोग का गठन 3 साल की अवधि के लिए किया गया था। इसी का गठन इनकी अध्यक्षता में, ये अध्यक्षता याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भीखू रामजी दाते की अध्यक्षता में 3 साल की अवधि के लिए किया गया था। और ये आयोग जो है इनकी अध्यक्षता में, इस आयोग ने मतलब जो राष्ट्रीय आयोग घुमंतु वाला है, उसने क्या किया? 2017 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और वही 4 जो घटक हैं वो मैंने बताया है, आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
15 फरवरी 2022 को जानी मानी शख्सियत बप्पी लहरी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? संगीत। वो क्या थे? संगीतज्ञ थे, गायक थे। 1 मिनट, मेरे पास है न्यूज़पेपर कटिंग, मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 मिनट, ये देखिए, ये है बप्पी लहरी। ये देखिए, डिस्को किंग, इनको क्या कहा जाता था? डिस्को किंग के नाम से ये प्रसिद्ध थे। किस नाम से? डिस्को किंग नाम से ये जाने जाते थे। ये आपको मैं बता दे रही हूँ कि ये 80 और 90 के दशक में सिनेमा में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले गायक, ये ध्यान रखना, गायक संगीतकार, इनका क्या हुआ? निधन हुआ है। और कितने वर्ष की अवस्था में? 69 69 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हुई है। इनकी मृत्यु का कारण क्या है? तो इनके मृत्यु का कारण देख लेते हैं क्या है। एक थोड़ा नाम टफ हम लिख दे रहे हैं, 1 मिनट। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 1970-80 के दशक में डिस्को डांसर, चलते चलते, शराबी जैसी फिल्म के लिए कई लोकप्रिय गीतों की इन्होंने क्या की थी? रचना की थी। और मैंने बता ही दिया कि डिस्को संगीत के नाम से डिस्को किंग के नाम से ये फेमस थे। और इनका आखिरी गाना देखा जाए तो 2020 की फिल्म बागी 3 के लिए था अंतिम गाना जो था इनका। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अभी लता मंगेशकर जी का भी हाल ही में निधन हुआ है, तो उनको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो 2001 में। ये ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 3rd नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसके द्वारा पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया गया? दिखा दे रहे हैं कौन सा सिक्का लॉन्च है। ये इस तरह, ये पंचतंत्र पर इन्होंने किया है, लॉन्च किया है। ये कौन है? आप लोग को पता ही होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा SPMCIL, मतलब कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसी का कौन सा स्थापना दिवस था? 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्या किया गया है? पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्या है, इन्होंने मतलब क्या किया है कि जो नए कौशल हासिल करने के लिए, प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए इसमें इस बात पर क्या किया गया है? जोर दिया गया है। किसने दिया? वित्त मंत्री ने इस पर जोर दिया। और क्या कहा उन्होंने कि उत्पादों की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाई जाए, और जो ये SPMCIL है इसको मुद्रा और अन्य सावरेन प्रोडक्ट के प्रमुख उत्पादकों के रूप में ब्रांड बनाने पर भी जोर देने की बात इन्होंने कही है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये इसका SPMCIL का कौन सा स्थापना दिवस था, मतलब कौन सा था इस बार? तो 17वें नंबर का था। और इस पर क्या जारी किया गया? पहली बार रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया गया पंचतंत्र पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 13 से 16 फरवरी 2022 का आयोजन किया गया? तो नाम से ही पता चल रहा होगा, मरु दिया है, तो मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। ये देखिए, ये इसको क्या कहते हैं? जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। इसे क्या कहते हैं? जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, जिसे क्या कहते हैं? मरु महोत्सव भी कहते हैं इसको। तो जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल या मरु महोत्सव के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये राजस्थान के कहाँ पर? जैसलमेर। कहाँ पर ये आयोजित किया जाता है? राजस्थान के जैसलमेर, इसीलिए जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल इसको कहा के नाम से भी जाना जाता है, मरु महोत्सव को।
तो ये राजस्थान के जैसलमेर का एक गांव है, पोखरण गांव है, वहाँ पर ये 4 दिवसीय 13 से 16 फरवरी तक क्या किया गया है, 4 दिवसीय ये मनाया गया है। ये वार्षिक कार्यक्रम 4 दिवसीय है और इसकी जो शुरुआत है ये एक किससे होती है, एक रंगीन भव्य जुलूस के साथ होती है, जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि एक भव्य जुलूस के साथ होती है। जिसके बाद क्या होता है, एक मिस पोखरण और मिस्टर पोखरण प्रतियोगिताएं होती हैं और इसमें क्षेत्रीय लोक नृत्य जैसे कालबेलिया तो पूछता भी है कि कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये राजस्थान का है। तो कालबेलिया, कच्छी घोड़ी, इसका क्या किया गया है, यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ के जो राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं उनका नाम है शाले मोहम्मद। उन्होंने ही इस कार्यक्रम का क्या किया है, उद्घाटन किया, उसको मतलब शुरू किया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्या नाम है इसका, जैसलमेर से 42 किलोमीटर दूर एक सैम टिब्बा है, वहाँ सैम टिब्बा में थार रेगिस्तान का जो खूबसूरत टीले के बीच इस त्यौहार को मनाया जाता है। राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत हैं, और राज्यपाल जो है वो कलराज मिश्र हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें कौन से शामिल है, किससे संबंधित है, बीएसएफ इसमें मतलब संबंधित है, बीएसएफ से संबंधित है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, ये 1979 में ये स्टार्ट हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। अभी 4 फरवरी को भी मनाया गया था, कुछ क्या मनाया गया था, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया गया था। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया गया था। और अभी क्या मनाया गया है, ये 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इससे क्या है कि ये क्यों मनाया जाता है, तो इससे मतलब इससे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो देखा जाए तो बाल कैंसर, बचपन के कैंसर में देखा जाए तो जैसे ल्यूकेमिया है, मस्तिष्क कैंसर है, लिम्फोमा है, ठोस ट्यूमर जैसे कि देखा जाए तो न्यूरोब्लास्टोमा, विल्म्स ट्यूमर, हड्डी के ट्यूमर, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो दिन होता है मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो 15 फरवरी को मनाते हैं, इस दिन बचपन के जो कैंसर से संबंधित मुद्दे हैं और उनकी चुनौती की बढ़ती सराहना और गहरी समझ को ये दिन क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ये हर साल क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है, जागरूकता पैदा करने के लिए, कि इसके खतरों और प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो इस बार की थीम रखी गई है, थीम देख लेते हैं हम लोग। बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल हैशटैग, यहाँ लिख दे रहे हैं, हैशटैग थ्रू योर THROUGS थ्रू योर हैंड्स। फिर से थीम बता दे रहे हैं, बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल हैशटैग थ्रू योर हैंड्स। ये आपका क्लियर हो गया होगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर है, इसका अभियान 3 साल का रखा गया है, 3 साल का, यानी 2021 से 23 तक का अभियान जो रखा गया है। तो इस बार का जो था 21 से 23 है, तो 2022 का ये दूसरा अभियान था, जो किस अवधारणा पर आधारित है। एक मिनट, ये जो मतलब 3 साल का अभियान था, ये किस अवधारणा पर था, पहले वो देख लेते हैं। 2021 से 23 तक तो ये किस अवधारणा पर आधारित था, ट्री ऑफ लाइफ अवधारणा पर ये आधारित था। तो 3 साल का अभियान था, तो 3 साल में ये इस बार का जो है दूसरा है, जिसका क्या थीम रखा गया है, बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल हैशटैग थ्रू योर हैंड्स, यानी बेहतर जीवन रक्षा। हिंदी में कहें तो हिंदी में बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल का क्या हो जाएगा, बेहतर जीवन रक्षा अपने हाथों से प्राप्त करने योग्य है। इस विषय के साथ इसको मनाया गया है।
तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका जो प्रतीक रखा गया है, प्रतीक जो रखा गया है वो गोल्डन रिबन प्रतीक, ये आप देख रहे होंगे, गोल्डन रिबन, सोने का रिबन, ये इसका प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस कैंसर के लिए मान्यता प्राप्त प्रतीक है वो क्या है, गोल्डन रिबन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, ये जो इंटरनेशनल कैंसर डे है, इंटरनेशनल, एक मिनट, इंटरनेशनल चाइल्डहुड, इसको शॉर्ट में ICCD यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, ये जो है CCI का संस्थापक संगठन है। ये क्या है, CCI का संस्थापक संगठन है। और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक ओंकोलॉजी इस दिवस का क्या है, सहयोगी भागीदार है। यानी कि SIOP का क्या है, मतलब इस दिवस का क्या है, ये सहयोगी भागीदार है। यानी सोसाइटी इंटरनेशनल ऑफ पीडियाट्रिक ओंकोलॉजी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और गाइस आप लोगों को पता होगा कि क्या जो कैंसर कैसे होता है। तो कैंसर जो क्या होती है, जब कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित रूप से वृद्धि हो जाती है तो उसी से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये पूछता है, ध्यान रखिएगा, ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने न्यूज़ में अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उन्होंने क्या किया था, अभी होप एक्सप्रेस शुरू किया था। होप एक्सप्रेस, ये किससे रिलेटेड था, इसी कैंसर की रोकथाम से संबंधित था होप एक्सप्रेस जो महाराष्ट्र में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कोरिलेट करके पढ़ेंगे कि क्या है कैसे है, तो क्लियर रहेगा, सारा आपको याद रहेगा। चलते हैं अपने, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल, ये ध्यान रखना आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस है ये भी ध्यान रखिएगा, कब से मनाना स्टार्ट किया गया था, 2002 से स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लस्सा बुखार, ये चर्चा में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। लस्सा बुखार के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं, तो पढ़ लेते हैं। आपके पास बहुत यहाँ पे मैंने दे दिया है कि क्या सही है। तो इस वायरस का नाम मलेशिया के एक शहर के नाम पर पड़ा है जहाँ इसका पहला मामला सामने आया था। यह बुखार चमगादड़ द्वारा फैलता है। इसका मानव से मानव संचरण संभव है। ऑप्शन क्या है, 1, 2, केवल 3, 2, 3। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो लस्सा वायरस का नाम मलेशिया के एक शहर के नाम पर पड़ा है जहाँ इसका मामला, ये गलत है। यह बुखार चमगादड़ द्वारा फैलता है, गलत है। चमगादड़ द्वारा नहीं फैलता, तब किसके द्वारा फैलता है ये भी बताना चाहिए, तो चूहों द्वारा फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या इसका मानव से मानव संचरण संभव है, तो बिल्कुल ये राइट, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा कि इसका जो है मानव से मानव संचरण संभव है। तो अगर लस्सा फीवर की बात करें, जो लस्सा फीवर है, लस्सा बुखार है, इसका जो वायरस मिला है वो कहाँ पर मिला है, पश्चिम अफ्रीका में मिला है, वेस्ट अफ्रीका में मिला, पश्चिम अफ्रीका में ये लस्सा बुखार पैदा करने वाला वायरस पाया जाता है। ये कहाँ, वेस्ट अफ्रीका में। और पहली बार देखा जाए तो इसको कहाँ खोजा गया था, 1969 में पहली बार इसको नाइजीरिया के कहाँ पर, लासा में, नाइजीरिया के लासा में इसकी पहली बार खोजा गया था। और ये जो दूसरा फैक्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये चूहों द्वारा ये वायरस फैलता है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी, नाइजीरिया, ये सब जो पश्चिम अफ्रीका के देश हैं वहाँ पर ये पाया जाता है, जहाँ पर ये क्या है, स्थानिक है। ये वायरस जहाँ पर क्या है, स्थानिक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये पश्चिम अफ्रीका के साइड। और इससे क्या होगा, एक व्यक्ति अगर संक्रमित हो, मतलब इससे एक व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। कैसे संक्रमित हो सकता है, यदि वो किसी यदि वह किसी संक्रमित मतलब कोई इन्फेक्टेड रैट है तो उसके यूरिन या फिर क्या कहते हैं उसको फिसीज से उसके संपर्क में आ जाते हैं तो वो क्या होगा, वो भी संक्रमित हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये भी ध्यान रखना कि ब्रिटेन में इस लस्सा बुखार से
पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है, तो इसलिए ये अभी चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूएस की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तो अभी अमेरिका की सर्वे रिपोर्ट आई है कि मतलब कि अमेरिका की एक अनुसंधान अकादमी है, तो उसी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि सबसे प्रदूषित नदी दुनिया की कौन सी है। तो पाकिस्तान की रावी नदी, पाकिस्तान की रावी नदी जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। अगर बात करें कि इसमें क्या हुआ था कि 104 जितने भी महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों के 104 देश की 258 नदी, सभी महाद्वीपों के 104 देश के 258 नदियों के 1052 नमूनों की जांच की गई। और इन नदियों में क्या क्या मिला, पैरासीटामोल, निकोटीन, कैफीन, मिर्गी, मधुमेह, इन सब की दवाओं, ये देखा गया कि इन नदियों में कितना इसमें अंश मिला है। और इससे ये रिसर्च किया गया, तो ये देखा गया जो पाकिस्तान की रावी नदी है उसमें इन जो जिस नमूनों की जांच की जा रही थी, पैरासीटामोल, निकोटीन, कैफीन, मधुमेह, मिर्गी, इन सभी की दवाओं का, तो इसमें पाकिस्तान की रावी नदी में इसका सबसे ज़्यादा अंश मिला है, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये जो लाहौर की रावी नदी है उसमें प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा देखा गया है, लाहौर की रावी नदी जिसमें प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा देखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर है बोलीविया। तो बोलीविया की एक नदी है जिसका नाम है लापाज नदी, ये भी क्या है, प्रदूषित है दूसरे नंबर पर। और थर्ड नंबर पर कौन सा है, तो इथोपिया, थर्ड नंबर पर कौन सा है, इथोपिया की एक शहर है जिसका नाम है अदिस अबाबा। तो यहाँ इस शहर की नदी में प्रदूषण की मात्रा सबसे ज़्यादा मिली है, यानी यहाँ पर ये सब जो दवाएं मैंने अभी बताई है उन सभी के अंश सबसे ज़्यादा मिले हैं। अगर बात करें कि सबसे मतलब जहाँ पर सबसे साफ नदियाँ बताई गई हैं वो कौन सा है, तो आइसलैंड, नॉर्वे, अमेजन जंगल की नदियाँ जो हैं वहाँ का जो जल है वहाँ बहुत ही साफ है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देविका नदी परियोजना का संबंध किस राज्य या यूटी से है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देविका नदी परियोजना का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है, जम्मू कश्मीर से है। कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से है। तो इसमें ये जो परियोजना स्टार्ट की गई है 190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली ये परियोजना है, जिसमें ये कहा गया कि जून 2022 तक ये योजना पूरी हो जाएगी। जून 2022 तक इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की संभावना है। और इस पर जो कार्य था, देविका नदी परियोजना पर, इस प्रोजेक्ट पर जो कार्य था वो मार्च 2019 से ही स्टार्ट कर दिया गया था। 2019 में ही एनआरसीपी के तहत शुरू किया गया था। 2019 में इस प्रोजेक्ट पर एनआरसीपी के तहत शुरू किया गया था। एनआरसीपी मतलब कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत ये शुरू किया गया था। अब क्या है, जो ये प्रोजेक्ट है देविका नदी प्रोजेक्ट, इसके तहत क्या किया जाएगा, जो देविका नदी का तट है वहाँ पर स्नान घाट का विकास किया जाएगा, जो अतिक्रमण लगे हुए हैं उसको हटाया जाएगा, प्राकृतिक जल निकाय की बहाली की जाएगी, शमशान भूमि के साथ जो जलग्रहण क्षेत्र हैं उनको विकसित किया जाएगा। तो ये सब उसके क्या है, उद्देश्य हैं। तो परियोजना के पूरा होने पर क्या होगा, नदी के प्रदूषण में कमी आएगी और पानी की गुणवत्ता में क्या होगा, उसकी क्वालिटी में क्या होगा, सुधार देखने को मिलेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो देविका नदी है ये जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले से, ऊधमपुर जिले में पहाड़ी शुद्ध और इसको शुद्ध भी बोलते हैं, शुद्ध पहाड़ी शुद्ध या शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है। देविका नदी जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले में पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है। और क्या करती है, महादेव मंदिर से निकलती है और ये पश्चिमी पंजाब
जो कि अब क्या कहलाता है, पाकिस्तान। पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान की ओर बहते हुए क्या करती है, जा करके रावी नदी में क्या होती है, मिल जाती है। रावी नदी में जा करके ये मिल जाती है, तो ये पूरा ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक और पॉइंट, इस नदी का धार्मिक महत्व भी है, देविका नदी का धार्मिक महत्व भी है। क्यों धार्मिक महत्व है, क्योंकि इसे हिंदुओं द्वारा क्या कहा जाता है, गंगा नदी की बहन, गंगा नदी की बहन के रूप में इसको मान्यता दी गई है। तो धार्मिक महत्व भी इस नदी का है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं, ये मतलब ये गंगा नदी की तरह ही क्या है, पवित्र नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मैंने अभी एनआरसीपी का नाम लिया कि 2019 में एनआरसीपी के तहत स्टार्ट किया गया इसको, एक मिनट, एनआरसीपी, तो ये क्या हुआ, मतलब इसको जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, इसको क्या किया गया था, 1995 में ये शुरू की गई थी। एनआरसीपी जो है 1995 में शुरू की गई थी, और ये केंद्रीय वित्त पोषित योजना है। ये क्या है, केंद्रीय वित्त पोषित योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है, ये क्या काम करती है, क्या इसका उद्देश्य है, नदी में प्रदूषण को रोकना, क्योंकि रिवर लिखा है तो इसका क्या काम है, नदियों में प्रदूषण को रोकना, इसका क्या काम है, प्रदूषण को रोकना नदियों में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और नदी संरक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम एनआरसीपी और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण एनजीआरबीए के तहत संचालित किए जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ और फैक्ट की बात करें तो अभी एक दिन मैंने डिस्कस भी किया था, एक बार रिवीजन हो जाएगा, बता दे रहे हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहाँ बनाया जा रहा है, चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। चिनाब नदी कहाँ, यहीं जम्मू कश्मीर में। और तुलबुल परियोजना कहाँ की है, झेलम की है, झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर की। बगलिहार दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। नेशनल पार्क यहाँ के दचगाम, किश्तवाड़, सिटी फॉरेस्ट, ये सब नेशनल पार्क यहाँ के हैं। सलालबाद कहाँ पर बनी हुई है, चिनाब नदी पर बनी हुई है, जम्मू कश्मीर में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2022 को किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 15 फरवरी 2022 को किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम कहाँ पड़ेगा, हरियाणा, तो यहाँ की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। इमेज है, आप लोग देख सकते हैं, यही है, इन्हीं को नियुक्त किया गया है, जिनका क्या नाम है, एक मिनट, कला रामचंद्रन। क्या नाम है इनका, कला रामचंद्रन नाम है। तो ये हरियाणा कैडर की 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। इन्हीं को क्या किया गया है, गुरुग्राम की नई पुलिस कमिश्नर इन्हें नियुक्त किया गया है। और वह गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर भी होंगी। ये गुरुग्राम की क्या है, पहली पुलिस कमिश्नर भी होंगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस एक बार तो पूछा था कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ग्रेन एटीएम अगर पूछे, भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में ही है, गुरुग्राम में। तो ये ध्यान रखना, पूछ चुका है क्वेश्चन। और अगर बात करें कि भारत का पहला हेली हब कहाँ है, तो ये भी गुरुग्राम में ही है। आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर ये पूछ ले तो वो भी कहाँ पर है, गुरुग्राम में। तो ये भी पूछ चुका है। तो आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेंथ नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में किसने बुर्किना फासो के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है। अभी कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था तख्ता पलट की कहानी, मैंने पूरी अफ्रीकी संघ के बारे में क्वेश्चन डिस्कस किया था। हाँ, इसी से गाइस एक मुझे याद नहीं आ रहा, 13 फरवरी या डेट मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, उस दिन मैंने अफ्रीका के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, गलती से मैंने बोल दिया था कि जो कांगो नदी है, कांगो नदी यानी जायरे नदी जो है, वो मैंने बोला था वहाँ पर कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो जो है वो 2 बार मकर रेखा को काटती है। कांगो और जो जायरे नदी, कांगो जायरे एक ही है, तो उसी को कांगो भी कहते हैं, जायरे भी कहते हैं। ये जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो प्लीज़ आप लोग, वहाँ मैंने पिन कर दिया मैसेज, तो मुझे डेट कंफर्म नहीं है, 13 फरवरी है या
15 फरवरी, इन्हीं दो में से कोई एक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। वहाँ मैंने अफ्रीकी संघ के बारे में डिस्कस किया था, उसी दिन मैंने ये बताया था, तो जल्दी से मेरे मुँह से निकल गया था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग उसको जहाँ भी नोट किए होंगे उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन से मुझे क्लियर हो गया, तो मैंने सोचा बता दें आपको। तो ये दोनों डेट में आप लोग देख लीजिएगा, 13 फरवरी या 15 फरवरी, जहाँ पर मैंने अफ्रीका, जिसने वीडियो देखा होगा उसको क्लियर होगा कि किस डेट में मैंने बताया, तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये क्या है, बुर्किना फासो के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है। तो उसी दिन शायद मैंने बताया था तख्ता पलट की कहानी कि अफ्रीकी देश में इस समय बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। तो बुर्किना फासो के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है किसने? हेनरी दामीबा ने। ये है हेनरी दामीबा। ये देखिए, सैन सरकार ने पॉल हेनरी सांडोगो दामीबा को राष्ट्रपति नियुक्त किया है। एक्चुअली इस समय क्या है कि जो पश्चिमी अफ्रीकी देश है वहाँ पर सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया 24 जनवरी 2022। ये देखिए 24 जनवरी, एक मिनट, 24 जनवरी 2022 वहाँ पर वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति उस समय कौन थे? रोज काबोरे, इनको अपदस्थ कर दिया गया। बुर्किना फासो की जो सेना थी उसने क्या किया, 24 जनवरी 2022 को जो राष्ट्रपति थे उस समय पदस्थ रोज काबोरे, उनको अपदस्थ कर दिया। वहाँ के संविधान को निलंबित कर दिया गया। सरकार और जो नेशनल असेंबली थी उनको भंग कर दिया गया। देश की सीमा को बंद कर दिया गया। तो ये जो है देश में बढ़ती अस्थिरता का प्रत्यक्ष प्रमाण था, जिससे निपटने में क्या है, सरकार बुरी तरह वहाँ की जो सरकार थी बुरी तरह विफल रही। जो बुर्किना फासो की राजधानी है, राजधानी इसकी क्या है, थोड़ा टफ है, हम लिख दे रहे हैं, एक मिनट, ओगा डाउगोऊ, आप लोग अपना प्रोनाउंस कर लीजिए, बहुत टफ है, ओगा डाउगोऊ। तो ये बुर्किना फासो की क्या है, राजधानी है। तो यहाँ पर क्या किया गया, जो सुरक्षा की निगरानी के लिए अपॉइंट हुए थे, कौन अपॉइंट हुआ था, यही अपॉइंट हुए थे लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडागो दामीबा। इन्हें ही क्या किया गया था, वहाँ के निगरानी के लिए इन्हीं को अपॉइंट किया गया था। तो अब यही क्या है, उनको वहाँ के राष्ट्रपति को अपदस्थ कर दिए और पश्चिमी अफ्रीका देश के क्या हो गए, नए शासक बन गए। यानी अब यही क्या है, राष्ट्रपति के रूप में वहाँ के चुने गए हैं। बुर्किना फासो जो था पश्चिम अफ्रीका का सबसे स्थिर देशों में से एक जाना जाता था, लेकिन 2015 से ये क्या है, जिहादी हिंसा के उसमें दुष्चक्र में फंस गया है। और जिनको 2015 में ही, जिसका मैंने नाम लिया काबोरे करके, कि इनको जो काबोरे, हाँ, 2015 में ही उनको राष्ट्रपति चुना गया था। लेकिन क्या होता है, ये 24 जनवरी 2022 को ये जो वहाँ की सेना रहती है वो अपदस्थ कर देती है, उनको पद से हटा देती है, वहाँ के संविधान को निलंबित कर देती है। पूरी कहानी है बुर्किना फासो, तख्ता पलट, जिसको सैन्य तख्ता पलट कहते हैं। तो अब अगर बात करें, एक मिनट, मेरे पास मैप होगा बुर्किना फासो, आप लोग को दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा भी है, बुर्किना फासो के जुंटा नेता ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है बुर्किना फासो के। ये देखिए, पश्चिमी अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट के बाद सत्ता अपने नियंत्रण में लेने के बाद 1 महीने के से भी कम समय में वहाँ पर क्या है, ये सारे राष्ट्रपति बने हैं। ये है बुर्किना फासो। एक और होगा मेरे पास, ये देखिए, ये है बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं भू आबद्ध देश है। तो ये आपको क्लियर हो गया हुआ। तो यहाँ पर अभी हाल के मैंने कई यहाँ पर पश्चिम अफ्रीका में देखा जब बहुत सारे तख्ता पलट हुए हैं, जैसे गिनी में भी हुआ है। मैंने उस दिन बहुत अच्छे से सारा बताया था, गिनी, चाड, यहाँ सब देखने को मिला, सूडान। तो ये मैंने बताया बुर्किना फासो क्या है, एक लैंड लॉक्ड देश है पश्चिम अफ्रीका। और ये देखा जाए तो 2,74,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और बुर्किना फासो जो है इसकी जो सीमा है वो नॉर्थ में देखें
तो इसके नॉर्थ में माली नहीं, इसके जो उत्तर, इसकी सीमा उत्तर और पश्चिम में क्या है, माली है। उत्तर और पश्चिम में क्या है, माली है। उत्तर पूरब में क्या है, उत्तर पूरब में क्या है, नाइजर है, नाइजर है। और दक्षिण पूर्व में क्या है, दक्षिण पूर्व में क्या है, बेनिन है। लिख लीजिए, हम लिखेंगे नहीं। दक्षिण पूर्व में क्या है, बेनिन है। और दक्षिण में क्या है, टोगो है। दक्षिण में क्या है, टोगो है। ये बेनिन आपको दिख रहा होगा। दक्षिण क्या नाम है, फिर से बता रहे हैं कि जो इसकी सीमा उत्तर और पश्चिम में क्या है, माली। उत्तर पूर्व में नाइजर, दक्षिण पूर्व में बेनिन, और दक्षिण में क्या है, टोगो, घाना। घाना दिख रहा होगा आपको, टोगो, घाना। और क्या नाम है, कोटे डी आइवर, कोटे डी आइवर। ये देखिए यहाँ दिख रहा होगा, कोटे डी आइवर। ये आपको मिलेंगे, ये इसकी सीमावर्ती देश हैं। और बुर्किना फासो की 3 मुख्य नदियाँ हैं। जो क्या नाम है 3 मुख्य नदियों का, लिख दे रहे हैं, थोड़ा टफ है। बुर्किना फासो की ये नदियाँ हैं, मोहो, नाजिनो, नाजिनो, नाकाम्बे। जो क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, 3 मुख्य नदियाँ, मोहो, नाजिनो, नाकाम्बे, सहायक नदियाँ जो घाना की वोल्टा नदी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, घाना की वोल्टा नदी बनाती हैं। घाना जो है, ये घाना को लोअर वोल्टा के नाम से जानते हैं। और घाना के ऊपर ही क्या है, ये देखिए घाना है, और घाना के ऊपर क्या है, बुर्किना फासो है। घाना के ऊपर क्या है, बुर्किना फासो है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लोअर क्या नाम है, घाना को क्या कहते हैं, लोअर वोल्टा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या है, घाना में क्या है, वोल्टा झील स्थित है। ये देखिए यहाँ लिखा भी तो है, लेक वोल्टा। घाना में क्या है, वोल्टा लेक स्थित है, वोल्टा झील स्थित है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, बहुत ही गर्म, शुष्क, धूल भरी, इस टाइप की यहाँ की जो है जलवायु है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, बहुत नीचे जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वाड समूह के विदेश मंत्री की 4थी बैठक कहाँ आयोजित की गई। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि क्वाड समूह में कौन कौन से देश हैं। क्वाड समूह में कौन कौन से देश हैं ये जानना जरूरी है। एक है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड समूह में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। क्वाड समूह में कितने देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी जो इसकी 4थी बैठक, अभी इसकी क्वाड समूह की जो 4थी बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई, यहाँ आंसर मेंशन करना भूल गए तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया, एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 11 फरवरी को हुई है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मतलब इसमें क्या है, इस क्वाड समूह ने जो समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र है, हिंद प्रशांत एरिया जो है उसका लक्ष्य हासिल करने, आतंकवाद जैसे साझा खतरों से मिलकर निपटने के लिए इसका क्या किया है, क्वाड समूह मतलब इस पर क्या किया है, मतलब चर्चा वर्चा की है। इसी में ये क्लियर हो गया होगा। अब ये हम बता रहे हैं आपको कि क्वाड समूह जो है, ये ध्यान है, जो अभी बताने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये जो समूह है, ये जो चारों देश हैं, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड गठबंधन का हिस्सा है। क्वाड गठबंधन का क्या है, हिस्सा है चारों देश। जिसे क्यों गठन किया गया था, किस मकसद से इसको बनाया गया, इस समूह को बनाया गया, तो जो चीन का प्रभुत्व है, चीन का जो क्षेत्रीय प्रभुत्व है, ये चीन अपना क्या कर रहा है, प्रभुत्व बढ़ा रहा है। तो इस चीन के क्षेत्रीय प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए उसी के मकसद से इस समूह का गठन किया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस बैठक में जो ये जो 4थी बैठक आयोजित की गई, इसमें जो यूक्रेन संकट अभी मंडरा रहा है, चल रहा है, बहुत जोर शोर से है, तो उस पर बातचीत चल रही है। इस पर बस यही सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर अपनी बातचीत चल रही है। बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, आज का चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि जनरल साइंस है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है।
और इसमें 6 to 12 जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया। और गाइस प्लीज़ सेशन को क्या करिए, शेयर कर दीजिए और लाइक करिए। जो नए देख रहे हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक मिनट चेंज कर ले रहे हैं इसको थोड़ा। भोजन के विभिन्न पोषक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन एक एक फैक्ट। एक मिनट, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट और अरे यार गलत हो जाता है, वसा है ये, वर्षा लिख दिया गया। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब आपको सोचना है कि क्या ये सही है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को मुख्य ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए सहायक होते हैं। अब मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, आप लोग अपना खुद देखिए। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन से सही हैं? ऑप्शन है 1 2, 2 3, 1 3, 1 2 और 3। तो यहाँ पर क्या सही होना चाहिए? आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा कि क्या सही होना चाहिए। अब मैं बता दे रही हूँ, ये डी ऑप्शन सही, मतलब तीनों स्टेटमेंट राइट हैं कि कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होती है उससे हमारे शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और जो प्रोटीन होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं यानी खनिज लवण होते हैं, वो क्या करते हैं, शरीर की वृद्धि में और उसकी रक्षा करने के लिए क्या होते हैं, अनुरक्षण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोटीन पूछता है कि प्रोटीन का क्या काम है, तो शरीर की वृद्धि करने का काम है। मिनरल्स का क्या काम है, शरीर की वृद्धि का काम है। और विटामिन जो होते हैं, विटामिन का क्या काम है ये भी पूछते, तो विटामिन का जो काम है वो शरीर की रोगों से रक्षा करने। कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर ये विटामिन बी की कमी हो गई, सी की कमी हो गई है, तो वो क्या है, यानी कि रोगों से रक्षा करती है। यानी ये विटामिन आपके शरीर के लिए जरूरी है, तभी आप रोग से लड़ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों पॉइंट आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देख लेते हैं क्या है। अमीनो अम्ल, मंड, इसको एक इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और थर्ड है शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में विचार करना कि अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। इसमें बताना है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है, पहले आपको बता दे रहे हैं, इसके बाद आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट जो है ये कई प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार हैं। जो हमारे भोजन होते हैं उसमें जो पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस रूप में होते हैं, इस मंड यानी स्टार्च और शर्करा के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। लेकिन जो अमीनो अम्ल है ये कार्बोहाइड्रेट में नहीं काउंट होता। ये क्या है, ये अमीनो अम्ल क्या होता है, ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार, तो ये केवल एक जो है ये नहीं है, यानी अमीनो अम्ल नहीं है। स्टार्च और शर्करा जो है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। चलिए विचार कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। क्या बनती है, मोटापे का कारण। अब आप लोग जानिए। सेकंड क्या कह रहा है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। हो सकता है अभी ये क्वेश्चन तो हम लोग पढ़े स्टेटमेंट, ओ माय गॉड, तीसरा फोर्थ ये सब तो गायब हो गया। चलिए कोई नहीं, हम बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तीसरा है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या लाइन मैंने बोला, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें क्या बताना, कौन से सही हैं। दो स्टेटमेंट तो ऊपर लिखे हैं, भोजन में वसा की अधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, और थर्ड अभी मैंने बताया। तो इसमें क्या आंसर आपको लगता है कि सही है। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन, अब ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही बता दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है ये और सेकंड जो है वो सही है। जो थर्ड ऑप्शन है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होती है, एक मिनट, ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट
ये क्या करती है, ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। किसकी तुलना में, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, वसा की तुलना में नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अगर वसा की समान मात्रा ली जाए तो उससे हमें क्या होगा, अधिक ऊर्जा मिलेगी। तो इस प्रकार से क्या है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, राइट है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। पोषक तत्वों के अलावा जल, अरे यार जल्दी नहीं, यहाँ पर क्या होगा, जल होगा, वाटर। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ जल्दी नहीं, जल भी होगा। पोषक तत्व के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होते हैं। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। ओके, देखते हैं सही है कि नहीं। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने और यूरिन तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अब आपको तुरंत पता चल गया होगा इसमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि लगे कि रॉन्ग है। दोनों स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं यानी कि सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। एक मिनट, यहाँ पे दिया है फर्स्ट सेकंड या दोनों या कोई नहीं, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने, अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है। ऑप्शन है विटामिन, शरीर में धीमी वृद्धि। इसका आंसर तो आपको तुरंत बिना क्वेश्चन पढ़ेगा क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में डिटेल बताया। विटामिन, प्रोटीन, वसा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए कि किसकी कमी के कारण होता है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन, कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि जो है प्रोटीन की कमी है। वृद्धि जो है प्रोटीन से, और रोगों से लड़ने की जो रोगों के लिए जो होता है, रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से रक्षा जो होती है विटामिन का काम है। और शरीर की जो वृद्धि होती है धीमी ज़्यादा, ये सब प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित ना रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट हम लोग थर्सडे को क्लियर कर लेंगे। चलिए आज का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कल का। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है, राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेदारम जात्रा त्यौहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया, तेलंगाना। ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के 21वें सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो भारत के द्वारा किया गया इस बार, और जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल भारत में कब मनाया जाता है, 12 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे महिला श्रेणी में, किससे नहीं या किसे महिला श्रेणी में 2022 के जनवरी माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, तो हीथर नाइट। और ये पुरुष श्रेणी में क्या नाम था उनका, पीटरसन नाम था, उन्हें मिला है। किस देश ने 14 फरवरी 2022 को फ्रीडम कन्वे का आंदोलन के चलते 50 साल में पहली बार राष्ट्रीय आपात, तो कनाडा। तो ये जो क्या नाम था उनका, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने किया था। इसके पहले जो लगा था 50 साल पहले, तो उनके फादर पियरे ट्रूडो ने लगाया था। तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयब एर्दोगन ने हाल ही में अपने देश का नाम क्या रख दिया, बदल करके तुर्की रख दिया है। सीबीआई ने कितने रुपए के बड़े बैंक धोखाधड़ी के मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है, तो 22,842 करोड़। सीबीएसई का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, आईएएस अधिकारी हैं विनीत जोशी जी को। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण सम्मानित बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का निधन हो गया। इन्हें यह सम्मान किस वर्ष दिया गया था, 2001 में दिया गया था। तो चलिए आज का, और इसको आप लोग क्या करेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके डीएनटी के बारे में वैसे मैंने सारे फैक्ट बता दिए हैं। बाकी आप लोग इसको इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, क्लास पसंद आई होगी।
अगर समझ आया और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखते टाइम ही स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दिया करिए, भूल जाते हैं आप लोग, मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। और सेकंड थिंग आपको क्या करना है, अगर जैसा भी वीडियो बनाओ आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा आपका फीडबैक जो होगा, प्लीज़ कमेंट में कर दिया करिए। उससे पता चलता है ना कि हम सही कर रहे हैं, सही बता रहे हैं कि थोड़ा गलत बता रहे हैं। तो जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन मैंने जल्दीबाजी में गलत बोल दिया था, तो आप लोग को लगता है, अगर पता है, आइडिया है कुछ, तो प्लीज़ बता दिया करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंसान है, इंसान से ही गलती होती है। और बाकी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना प्लीज़, जो नए देख रहे होंगे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आप ही लोग का फ़ायदा है कि जैसे वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो 10:30 तक वीडियो मैक्सिमम 10:30 या 10:40 हो जाता है, कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अपलोड हो जाता है। बाकी आप लोग चाहे मॉर्निंग में फ्री हो या नाइट में फ्री हो, आप लोग वीडियो स्पीड मोड में देख लीजिए फटाक से, टाइम ही नहीं लगेगा। और 50-40 मिनट जो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना डीप बता रहे हैं तो आप ही लोग का फ़ायदा है। मेरा तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं, जितना आप लोग का फ़ायदा है। इतने सारे न्यूज़ को कवर करके आप लोगों को बताना, जियोग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री से रिलेट करके बताना, तो आप लोग का फ़ायदा है। एक लेक्चर देखने से आपको कितनी चीज़ें पता चल जा रही हैं, तो आप ही लोग का फ़ायदा है। तो प्लीज़ इस सबको क्या करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं तब। और बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।